अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माहीन है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुशबख्त है। हम आपको अपने आज के इस एपिसोड में खुशामदीद कहते हैं। आज के एपिसोड का हमारा जो मौजू है वो है टीनेज ओबेसिटी, यानी कि टीनेज में जो मोटापा होता है या जो भी न्यूट्रिशन के हवाले से प्रॉब्लम्स उनको फेस होती हैं, उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो इस टॉपिक पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर समर। डॉक्टर समर जो हैं वो 15 साल से पब्लिक हेल्थ सेक्टर में काम कर रही हैं और उन्होंने बहुत सारे गवर्नमेंट इदारों के साथ भी काम किया है और उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन, यूनिसेफ और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इन तमाम इदारों के साथ काम किया है, से कोलैबोरेशन में काम किया है और बहुत सारी पॉलिसीज भी ड्राफ्ट की है न्यूट्रिशन के हवाले से। और करंटली जो है डॉक्टर समर सिंध गवर्नमेंट में न्यूट्रिशन चीफ न्यूट्रिशनिस्ट हैं। तो डॉक्टर समर, अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे साथ इस इतने इम्पोर्टेंट मौजू पे बात कर रही हैं जो कि टीनेज ओबेसिटी है। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू खुशबक, थैंक यू माहीन, बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर समर। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि अगर आप पहले डिफाइन करें कि टर्मिनोलॉजीज जो हैं, ये टीनेज क्या होता है, ओबेसिटी क्या होती है, ताकि हमारे लिसनर्स को थोड़ा सा इसके हवाले से और क्लैरिफिकेशन हो। जी ज़रूर। अगर हम एज के हिसाब से देखें तो जब एक बच्चा 13 ईयर की एज से लेकर 19 तक के एज ब्रैकेट में होता है तो उसको कहा जाता है टीन एज। एंड ओबेसिटी इज बेसिकली वेट अदर देन द रिक्वायर्ड, जो एक्स्ट्रा वेट या ज़्यादा इजाफी वजन जिस्म में आ जाता है फैट के अमाउंट के साथ, उसको ओबेसिटी कहा जाता है। इसको मेजर करने के लिए BMI कंसीडर किया जाता है, विच इज़ बॉडी मास इंडेक्स, जो कि हाइट और वजन उनको डिवाइड करके उसका एक एवरेज निकाला जाता है। तो वो जब एवरेज या नॉर्मल से बियॉन्ड होता है देन इट कम्स अंडर ओवरवेट एंड ओबेसिटी। आजकल ये बच्चों में बहुत बड़ा मेजर इशू है और लॉन्ग रन में इसके नुकसान बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान का जब अगर हम लोग देखा जाए तो काफ़ी दफ़ा पाकिस्तान में देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि यहाँ से बहुत लोग भूख से मर रहे हैं या लोग जो है खाली पेट रहते हैं, या फिर हम लोगों के यहाँ काफ़ी लोग कहते हैं कि देखिए हम लोग के यहाँ फिर भी देसी घी की चीज़ें बनती हैं, देसी चीज़ें बनती हैं। तो फिर इस सब चीज़ के बावजूद हमारे यहाँ टीनेज ओबेसिटी कितनी कॉमन है, या ये कितना एक बड़ा प्रॉब्लम है जिसे हम फेस कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ओबेसिटी या मेल न्यूट्रिशन या अंडर न्यूट्रिशन, ये तीनों चारों या नॉर्मल वेट, ये तीनों चारों चीजें आपस में लिंक्ड हैं। एक्चुअली ओबेसिटी टाइप है मेल न्यूट्रिशन की। मेल न्यूट्रिशन का मतलब है कि आपकी न्यूट्रिशन नॉर्मल से हट के है, चाहे फिर वो ज्यादा हो चाहे कम हो। हमारे मुल्क में मेल न्यूट्रिशन में अंडर न्यूट्रिशन ज्यादा आता है, जिसका परसेंटेज अराउंड 50% है। हमारे सिंध प्रोविंस में 48 to 50% जो न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं वो अंडर नरिश्ड होते हैं। लेकिन ओबेसिटी ज्यादातर सामने आता है 10 साल के बाद, जो कि टीन एज वाली एज होती है, और ये मोस्टली मिडिल और अपर क्लास में ज्यादा पाया जाता है। इसकी भी बुनियादी वजह इनएडिक्वेट ईटिंग हैबिट्स होती हैं और लेस एक्टिविटी। पाकिस्तान में इस वक्त ओबेसिटी टीन एज में तकरीबन 15 to 20% है, और हमारे कराची में इसका प्रीवेलेंस 6% है। आप आराम से कह सकती हैं कि कराची में 6% टीन एज में से 12-13 साल की उम्र से लेकर 19 साल तक के बच्चों में, एडोलिसेंस में 6% जो है वो अपने वजन से इंतहाई ज्यादा है, जो कि एक्स्ट्रा फैट पर मुश्तमिल है। बिल्कुल। अच्छा, अब जब आपने थोड़ा-सा हमें रेशियो के बारे में बताया, आप ये भी बताएँ कि क्या लड़के और लड़कियों के दरमियान में जो है ओबेसिटी के लेवल्स में क्या कोई फ़र्क है? क्या लड़के ज़्यादा ओबीस होते हैं या लड़कियाँ ज़्यादा ओबीस होती हैं? और अगर कोई डिफ़रेंस है, तो इनकी क्या वजूहात है? देखिए, इस पर बहुत सारी रिसर्चेस की गई हैं इंटरनेशनली भी, कि जेंडर का क्या रोल है ओबेसिटी को कैच करने में या ऑप्ट करने में। तो जनरली ये ऑब्जर्व किया गया है कि बेसिकली लड़के और लड़कियों में ओबेसिटी में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द ईटिंग हैबिट, एक्टिविटीज एंड लाइफ स्टाइल। हाँ, जेनेटिक्स एक ऐसा रीजन है ओबेसिटी का जो कि मैटर करता है। अब कहीं फैमिली में अगर ओबेसिटी कंटिन्यूसली जनरेशन टू जनरेशन रन करती आ रही है और उस फैमिली में मेल चाइल्ड ज्यादा है, तो उनमें से बहुत ज्यादा चांसेस हैं 80% के वो मैक्सिमम मोटे होंगे।
अदरवाइज नॉर्मली ऐसा पाया जाता है कि 5 साल के बाद, जब एक बच्चा 5 से 5.5 साल का होता है, उसके बाद हम उसका BMI देखते हैं। तो 5 साल से लेकर 10 से 11 साल तक का जो पीरियड होता है, इसमें आमतौर पर लड़के ज्यादा मोटे होते हैं। लेकिन 11-12 ईयर्स की एज से जब लड़कियां मेनार्की की या प्यूबर्टी की या यंग होने की एज में आती हैं, तो हार्मोनल इन्फ्लुएंस उनकी बॉडी में कुछ इस तरीके से होता है जिसमें उनके मोटे होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इट बेसिकली इट वेरीज, इसके कोई स्पेसिफिक इसका रेशो नहीं है जिसको हम किसी पर्टिकुलर चीज से कनेक्ट कर सकें। असल में जो वजन की ज्यादती है या ओबेसिटी है या मोटापा है, बेसिकली इसको इस तरीके से डिफरेंशिएट किया ही नहीं जा सकता मेल एंड फीमेल में। इट्स ऑल अबाउट द लाइफ स्टाइल, एनवायरमेंट, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, आपकी जेनेटिक्स, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, ईटिंग हैबिट, इन सब चीजों से ये मल्टी फैक्टोरियल है। इसको हम किसी एक चीज से अटैच नहीं कर सकते। देयर इज नो सिंगल कॉज। बिल्कुल, तो मतलब जैसे हमारे माशरे में देखा जाता है कि लड़के ज़्यादातर बाहर क्रिकेट खेलते हैं या बाहर रोड पे खेलते हैं, तो चांसेस आर कि क्योंकि वो लोग सेडेंटरी लाइफ या बिल्कुल ही फारिग जिसे कहते हैं या घर के अंदर इस तरीके से ज़िंदगी नहीं गुज़ारते, तो चांसेस आर कि वो इतने ओबीस ना हो एज़ अपोज़्ड टू लड़कियाँ जो कि ज़्यादातर घर में होती हैं। और फिर दूसरे जी, जी, और फिर दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे बंदा कितना टीवी देख रहा है या किस किस्म का खाना खा रहा है या बिल्कुल, जी, लाइफस्टाइल भी इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। जैसे आप डॉक्टर समर कह रहे थे कि अगर वही बॉयज एंड गर्ल्स के जिस तरह से वो उठना बैठना चलना फिरना है, खाना ईटिंग हैबिट्स। देखिए जब यंग एज में, टीन एज में बच्चे आते हैं, तो जिस तरीके से लड़कियों में हार्मोनल इन्फ्लुएंस होता है, बॉयज में भी होता है। वी ऑल नो कि बॉयज में भी टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, वो भी अपनी प्यूबर्टी को टच कर रहे होते हैं। गर्ल्स में भी ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, पीरियड साइकिल, ये सारी चीजें आ रही होती हैं। अब उस टाइम पे होता बेसिकली ये है कि जो भी मेल या फीमेल चाइल्ड जो भी, वो अनहेल्दी ईटिंग करते हैं, प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं, स्वीटनर्स ज्यादा लेते हैं, फिजी ड्रिंक्स ज्यादा लेते हैं, और बाहर की डब्बे की बनी हुई चीजें, स्टोरेज चीजें वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो फिर और उसके बाद फिर लेट नाइट ईटिंग, फिर ज्यादा देर बैठे रहना, जिसको मतलब आमतौर पर कोच पोटैटो भी कहा जाता है, कि बच्चे बैठ बैठ के चिप्स और इस तरह की जंक फूड, स्पेशली जंक फूड का इसमें बहुत बड़ा रोल है। फिर वही बच्चे जब फिजिकल एक्टिविटी भी कम करते हैं और ईटिंग हैबिट्स हेल्दी नहीं होती, तो फिर वो उनमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं ओबीस होने के। और आमतौर पर ये ऑब्जर्व किया गया है, रिसर्च ने ये साबित कर दिया है कि जो बच्चा अपने 12-13 साल की उम्र से लेकर 19 साल तक अगर ओबीस है, तो इस बात के 80% चांसेस है कि वो अपने एडल्टहुड में ओबेसिटी को टच करेगा। और वही बच्चा ज्यादा प्रोन होगा कि वो 35 के बाद ब्लड प्रेशर भी उसको हाई हो जाए, उसको 40s के बाद डायबिटीज भी हो जाए, 50s के बाद उसमें हार्ट डिजीजेस के सिम्टम भी आ जाएं, 55-60s के बाद उसमें स्ट्रोक और थ्रोम्बा एम्बोलिज्म इस तरह की चीजें भी आ जाएं। तो वो सब तब होता है जब बच्चा शुरू से ही फैट की तरफ उसकी बॉडी जा रही होती है। बिल्कुल, आपने अभी बिल्कुल, टच तो अपॉन किया, जैसे आपने सॉरी खुशबू आप बोले। नहीं, बस इसी के कनेक्टेड मैं आपसे सवाल पूछ रही थी डॉक्टर समर, कि आपने कहा कि एक तो मतलब अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और दूसरा कि ईटिंग हैबिट्स भी बिल्कुल उनकी ठीक नहीं है, तो वो ओबेसिटी का शिकार हो सकते हैं। तो इस मैं पूछना चाहती थी कि क्या ऐसा होता है कुछ सिचुएशंस में कि ओबेसिटी हेरिडिटरी हो, और मतलब अगर खानदान में सब अगर उनके जो है ओबीस हो, तो बच्चा भी ओबीस हो, मतलब इस तरह कोई रिलेशन है इस चीज में? जी बिल्कुल 100% है, क्योंकि आप देखिए मेडिकल साइंस में जो भी डिजीज है, जो भी मसले हैं, उन सबको हमेशा हेरिडिटी के एस्पेक्ट से देखा गया है। और ये जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इसमें ये होता ये है कि जिस फैमिली में भी जेनेटिक्स में जो बीमारी रन कर रही होती है, चाहे वो ओबेसिटी हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, तो वहां पे उन लोगों को शुरू से ही प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अब अगर एक फैमिली में माँ बाप दोनों ओबीस हैं, तो उनको शुरू से इस चीज की एजुकेशन मिलनी भी चाहिए, उनको खुद भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हम क्या करें कि हमारे बच्चे उस चीज की तरफ ना जाएं। तो वहां पे एहतियाती तदाबीर आम लोगों की निस्बत ज्यादा लिए जाते हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस, क्योंकि उनकी फैमिली प्रोन है इस चीज को ऑप्ट करने के लिए। सही। ठीक है। सो डॉक्टर समर, हमें ये बताएं कि अगर जैसे अगर बच्चा टीनेजर जो है वो ओबीस हो गया है, ठीक है, बिकॉज जी, ऑफ उनकी बुरी ईटिंग हैबिट्स की वजह से, तो थोड़ा सा अगर आप हमें ये बताएं कि इमोशनल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, फिर उनकी फिजिकल वेलबींग पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, किस तरह से जो है फिर वो
फील करने लगते हैं? हाँ, देखिए बच्चा अगर फिजिकली फिट नहीं है और वो हेवी है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो उतना ही लेजी हो जाएगा, लेथार्जिक हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम वो डल होगा, उससे ना पढ़ा जाएगा, ना खेला जाएगा, ना अच्छा देन फिजिकली जब आप फिट नहीं होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम टीनेज एक ऐसी एज होती है जहाँ पे बच्चे अपने लुक्स के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ओबेसिटी सिर्फ कॉस्मेटिक एस्थेटिक इशू नहीं है, ये सिर्फ आपकी शक्ल सूरत और अपीयरेंस का मसला नहीं है, एट द सेम टाइम ये आपकी सेहत का भी मसला है। लेकिन टीन एज में जब बच्चे मोटे होते हैं उनको लगता है हम स्मार्ट नहीं है, हम गुड लुकिंग नहीं है, हम अपने फ्रेंड्स में ऑकवर्ड लग रहे हैं या फ्रेंड हमें मोटा या मोटी करके इस तरीके के नाम से पुकार रहे हैं, तो उनको लो फीलिंग आती है। ये एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे वो इमोशनली खुद को डाउन फील करते हैं। समटाइम कुछ बच्चे इसमें इतना ज्यादा फिक्स हो जाते हैं कि वो फिर सोशल आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं। वो कहीं भी किसी फ्रेंड्स के सर्कल में जाते हैं तो उनको कपड़े पहनते हुए, तैयार होते हुए ये एक अंदर में ग्रीवेंस होता है, शदीद दुख होता है कि मैं इनमें कैसे उठूं बैठूं, क्योंकि मैं इनमें मिसफिट हूँ। अगर 10 फ्रेंड्स हैं उसमें कोई एक बहुत ही ओबीस है, सबसे ज्यादा हेवी है, तो फिर वो बार बार मजाक का निशाना बनते हैं। इसलिए यहाँ पे मैं ये रिकमेंड करूंगी कि इसमें फैमिली का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रोल है। अगर पेरेंट्स को पता है कि हमारी फैमिली में ओबेसिटी रन कर रही है तो उनको शुरू से ही, चाइल्डहुड से ही अपने बच्चों की डाइट को, उनकी फिजिकल एक्टिविटी को, पैटर्न को ऐसे रखना चाहिए कि वो कम से कम इस चीज की तरफ माइल हों। बच्चे पे इमोशनली बहुत बुरा असर पड़ता है, इवन उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी इफेक्टेड होती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब अभी आपने बात की थी जैसे फैमिली का जो है रोल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, तो इसी हवाले से मैं कहूँगी कि एक बच्चे की ज़िंदगी में जैसे अंग्रेजी का एक फ्रेज़ है टेक्स अ विलेज टू रेज़ अ चाइल्ड। बच्चे की ज़िंदगी में अगर कोई टीनेज ओबेसिटी है तो देयर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जिनका रोल जो है होता है। तो अगर आप हमें बताएं कि फैमिली, स्कूल्स, मीडिया और गवर्नमेंट ये चारों का क्या रोल है और ये रोल किस तरीके से हम बेहतर किया जाता है? क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि माँ-बाप जो है बच्चों के समझते हैं कि उनकी भलाई में कह रहे हैं, लेकिन उनको हमसे हकीकत हम अंग्रेजी में फैट शेम कर लेते हैं। ये दोबारा-दोबारा कह रहे हैं तुम तो मोटे हो, तुम तो अच्छे नहीं लग रहे, तुम्हारे ऊपर ये अच्छा नहीं लग रहा है, तुम तो इस तरीके से। तो कीपिंग ऑल ऑफ दैट इन माइंड, आपके ख्याल से कि टीनेज ओबेसिटी को कम्बैट करने के लिए ये 4 इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल देखिए चारों का अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन डेफिनेटली वो जो कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम, तो ये सबसे पहले स्टार्ट घर से होता है और घर में इसमें सबसे बड़ा किरदार माँ का होता है, क्योंकि सिंस द वेरी फर्स्ट डे माँ इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल जो कि बच्चे को डाइट प्रोवाइड करती है। तो माँ की अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है, वो इस बात पर मुकम्मल उसकी एजुकेशन होनी चाहिए। अगर माँ डिलीवरी के टाइम पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हेवी है, डॉक्टर्स को पता चलता है कि ओबेसिटी की फैमिली में रन कर रही है, तो वहाँ पे मैं समझती हूँ कि हॉस्पिटल्स का, डॉक्टर्स का, सबका रोल ये होता है कि वो माँ को प्रॉपर काउंसलिंग दें कि आपने इस बच्चे को 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर इन पीरियड में किस किस तरीके से फीड करना है। बेसिकली वजन ज्यादा होना या कम होना इट्स नॉट अ ओवरनाइट गेम। ये एक रात में ना चीजें बदलती हैं ना चेंज होती हैं। ये एक लाइफ स्टाइल है, आपकी हैबिट्स हैं। हैबिट्स मेक योर रूटीन एंड योर रूटीन इज एक्चुअली लाइफ स्टाइल। तो लाइफ स्टाइल में माँ को शुरू से ही ऐसी चीजें बच्चों को खुराक में नहीं देनी चाहिए। उसके कुछ एक बेसिक बहुत थोड़े से गिने चुने प्रिंसिपल हैं कि हमेशा से बच्चों को मीठा कम खिलाएं, क्योंकि मीठे खाने से उनको डेंटल कैरीज भी होते हैं, उनकी ओरल हाइजीन भी खराब होती है, और जब ओरल हाइजीन खराब होती है तो आपका स्टमक खराब होता है। जब आपका स्टमक और डाइजेशन खराब होती है तो समझे पूरी सेहत खराब हो जाती है। तो हमेशा माँ को ये ख्याल करना चाहिए कि चाहे छोटा बच्चा 1 साल का हो या बच्चे टीन्स में आ जाएं, स्कूल गोइंग हो, उनको आर्टिफिशियल शुगर, फिजी ड्रिंक, मीठी चीजें, ये बेकरी की प्रोडक्ट्स, पेस्ट्री, केक्स, इन सब चीजों से जितना हो सके इन चीजों को घर में कम लाएं, कम इस्तेमाल करें। बच्चों को सब्जियां, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश जूसेस, पानी, फिजिकल एक्टिविटी, धूप में निकलना, शाम को स्पोर्ट्स खेलना, हेल्दी एक्टिविटी करना, पढ़ना, टाइम पे सोना, उनकी बॉडी क्लॉक को मेंटेन करना माँ का काम है। एक्चुअली हमारी बॉडी में एक क्लॉक होता है जो कि 24 आवर्स के मेटाबॉलिज्म में हमारे साथ साथ चलता है। तो हम अपनी बॉडी को जिस तरीके से फीड करते हैं वो हमें उसी तरीके से रिस्पॉन्स करती है। आप ऑब्जर्व करें जर्नली, जो लोग अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं, चाहे वो एडल्ट हो या पेरेंट्स हो अपने बच्चों के लिए,
तो डिसिप्लिन लोगों में जो कि टाइम पे खाना खाएंगे, टाइम पे सोएंगे और मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करेंगे, तो आपको लगेगा कि उनमें ओबेसिटी की शरह बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि वो अपने बॉडी क्लॉक को उस तरीके से फीड करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट कि हम अपनी बॉडी को ट्रीट कैसे कर रहे हैं। तो यस, फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। माओ को बच्चों को मीठे से और इस तरह के जंक फूड से हमेशा दूर रखना चाहिए, उनको गाइड भी करना चाहिए, उनकी काउंसलिंग भी करनी चाहिए, उनको वॉच भी करना चाहिए, बहुत क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए बच्चों को। देन कम्स टू स्कूल। स्कूल की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कहा जाता है कि होम इज सेकंड स्कूल एंड स्कूल इज सेकंड होम, तो ये वही वाली बात है। बच्चा 6 से 7 घंटे स्कूल में गुजारता है एंड दैट इज एक्चुअली हिज और हर प्राइम टाइम। इसको प्राइम टाइम कहा जाता है, जो कि आपके दिन का बहुत अहम हिस्सा होता है। तो दिन का सबसे ज्यादा अहम हिस्सा जिसमें बच्चा फ्रेश भी होता है, खुश भी होता है, पढ़ता भी है, स्ट्रगल भी करता है, वहां पे वो जो कुछ खाता है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए। अगर उसका पूरा दिन कैंटीन में तेल से बनी हुई चीजें, समोसे, पकोड़े, पैटीज और ये कोल्ड ड्रिंक्स डिफरेंट किस्म की और फिजी ड्रिंक्स, स्वीट ड्रिंक्स, इन पर आइसक्रीम वगैरह, चॉकलेट्स, ये सारी मीठी चीजें हैं और ऑलमोस्ट चिप्स वगैरह, ये सारी अनहेल्दी हैं। स्कूल्स का ये रोल है कि स्कूल अपने कैंटीन में हेल्दी चीजें रखें। वो पॉपकॉर्न्स रख सकते हैं, वो वीटेबल टाइप बिस्किट्स रख सकते हैं, वो गंदम से बनी हुई हेल्दी अशिया रख सकते हैं, वो बच्चों को कोल्ड ड्रिंक की जगह पे अच्छे से मिल्क शेक या फ्रेश जूसेस ऑफर कर सकते हैं। देन माओ का रोल ये है कि घर से बच्चों को अच्छे हेल्दी लंच बॉक्स बना कर दें, जिसमें प्रोटीन हो, जिसमें चीज के पीसेस हो, अंडा हो, या वेजिटेबल हो या फ्रूट हो। बनाना इज रियली वेरी गुड। स्कूल वाले अपने स्कूल के स्टॉल्स पे बनाना, एप्पल, इस तरह की चीजें रख सकते हैं। ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये स्कूल की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ पर इतने बच्चे पढ़ रहे हैं वो क्या खा रहे हैं, बिकॉज यू आर वॉट यू ईट। तो बच्चे जैसा खाएंगे, जैसा दिन गुजारेंगे, जो नरिशमेंट उनके ब्रेन को मिलेगी, वैसे ही वो एकेडमिक परफॉर्मेंस देंगे और वही उनकी फिजिकल हेल्थ होगी। तो यहाँ पे स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत बड़ी है। स्कूल के बाद आपने मुझे कहा गवर्नमेंट एंड मीडिया। देखिए, मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रेस मीडिया हो। मैं समझती हूँ आजकल के दौर में चाहे आप गैजेट्स पे देख लें, मोबाइल पे, आईपैड पे, हर तरीके से कोई ना कोई बंदा किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं पर कनेक्टेड है। तो जितनी भी माएँ हैं, जिस एज ग्रुप की भी हैं, एजुकेटेड हैं, अनएजुकेटेड हैं, लिटरेट हैं, इलिटरेट हैं, गांव की हैं, अर्बन की हैं, या जो है सिटीज की हैं, दे ऑल आर कनेक्टेड विद मीडिया बाय एनी मीन्स। वो कनेक्टेड हैं। तो मीडिया अगर एक हेल्दी मैसेज माओ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी तरीके से रिपीटेडली देता रहेगा, अखबारें हैं, न्यूज़ हैं, एडवर्टाइजेस हैं, तो माओ के लिए बहुत सारे ऐसे काउंसलिंग प्रोग्राम्स भी आ सकते हैं जो कि उनको बताएं कि आप अपने बच्चों को क्या खिलाएं और उनको इस चीज की अहमियत समझाएं। सिर्फ बात ये नहीं है कि बच्चा यंग एज में मोटा लगेगा तो ऑकवर्ड फील करेगा। बात ऑकवर्डनेस की सिर्फ नहीं है, इट्स नॉट एस्थेटिक इशू, ये सिर्फ कॉस्मेटिक मसला नहीं है, ये एक पूरे ह्यूमन बीइंग की पूरी लाइफ है। अगर एक बंदा अनहेल्दी है 20s में, 30s में, अपनी प्राइम एज में, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हेल्दी होगा अपने 40s और 50s में। तो जो माएँ बच्चों को पहले दिन से खिला रही हैं, जो स्कूल वाले खिला रहे हैं, जिन चीजों को मीडिया प्रोमोट कर रहा है, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है पब्लिक को एस्पायर करने में। तो इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रेस मीडिया को बहुत पॉजिटिव और रियल मैसेजेस देने चाहिए। नंबर 1, गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट इज ऑल इन ऑल। स्कूल्स हो गया, मीडिया हो गया, ये सब चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती हैं। मैं समझती हूँ गवर्नमेंट हैज अ फुल कैपेसिटी टू इनेक्ट स्ट्रिंजेंट लॉज। बड़े सख्त किस्म के कवानीन और जवाबित होने चाहिए जो कि स्कूल पर हो, स्कूल का पूरा चेकिंग मैकेनिज्म हो, बच्चों के लंच बॉक्स, उनको स्कूल में क्या खिलाया जाता है, ये सारी चीजें चेक करनी चाहिए। डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे फूड डिपार्टमेंट होते हैं, फूड अथॉरिटीज होती हैं, उनके लॉज होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जहां जहां पर कोई जंक या अनहेल्दी फूड है जो कि पब्लिक किया जा रहा है, स्ट्रीट फूड दिया जा रहा है, जो कि सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो उनको बड़ा ऑनेस्टली उस चीज को स्टॉप करना चाहिए। तो गवर्नमेंट का कवानीन और जवाबित के हिसाब से बहुत ही अहम रोल है। बिल्कुल। ये बहुत अच्छी तरीके से आपने हमें जो है ना एक्सप्लेन कर दिया कि सारे ऑर्गेनाइजेशंस का किस तरीके का रोल होता है।
जी बिल्कुल, अवेयरनेस भी दे सकते हैं, गाइडेंस भी दे सकते हैं, लॉज भी इनेक्ट कर सकते हैं और उस पे चेक भी रख सकते हैं, उसको मॉनिटर एंड इवेलुएट भी कर सकते हैं, लोगों को समझा भी सकते हैं। समझाने के बहुत से तरीके होते हैं। आप रेडियो पर मैसेज दें, आप टीवी पर मैसेज दें, आप मैगजीन्स में दें, नॉवेल्स में दें, एडवर्टाइजेस दें, बच्चों के सिलेबस में। बच्चों का जो करिकुलम है वो हमारे पास बड़ा एक स्ट्रॉन्ग टूल है। जो बच्चों का करिकुलम है वो कहाँ से डिजाइन होता है, वो गवर्नमेंट से अप्रूव होकर डिजाइन होता है। तो मैं समझती हूँ कि इसमें गवर्नमेंट का और स्पेशली एजुकेशन डिपार्टमेंट का, सोशल डिपार्टमेंट का, यहाँ पे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का, ये सारे डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के पास होते हैं। तो ये सब लोग इस मैसेज को ट्रांसमिट करने में बड़ी मदद कर सकते हैं। और फिर बच्चे माशाल्लाह जो स्कूल गोइंग होते हैं वो अपनी बुक्स पढ़ते हैं, अपनी मदर टंग में भी पढ़ते हैं, नेशनल लैंग्वेज उर्दू में भी पढ़ते हैं। तो अगर इन सब जबानों में, जो हमारे पास साइंस का सब्जेक्ट होता है, लड़कियों के पास होम इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट होता है, या इवन इस्लामियात भी है, उसमें भी हेल्दी ईटिंग पर और ईटिंग हैबिट्स पर बहुत अच्छे लेसन दिए जा सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि बच्चों के सिलेबस और करिकुलम का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है। इसको बिल्कुल एज अ टूल यूज करना चाहिए, क्योंकि ये वो चीज है जो बच्चे भी पढ़ते हैं, उनके ट्यूटर्स भी पढ़ते हैं, स्कूल में उनकी टीचर्स भी पढ़ती हैं, पेरेंट्स में से जो उनको घर पे पढ़ाता है वो भी पढ़ते हैं। तो वो एक ही बात सबकी नजरों से गुजरेगी, तो डेफिनेटली वो बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज डिसेमिनेट होगा। बिल्कुल। अच्छा, तो डॉक्टर साहब हमने काफ़ी बात की कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल होता है और एज़ पेरेंट्स, एज़ इंडिविजुअल्स हम लोग का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपको ऐसा लगा है कि प्रिवेंशन के हिसाब से हमने अगर मिस की हो, तो वो अगर आप हमें बता दें कि अगर मैं पूछूँ कि हाउ कैन वी प्रिवेंट टीनेज ओबेसिटी? आपने हमें काफ़ी चीज़ें बता दी, रोल, अवेयरनेस एंड स्कूल्स को क्या करना चाहिए। लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ है कि जो हमने मिस करी हो, कोई ऐसे टेस्ट, कोई ऐसे अलामात जो कि हम लोग को उसके बारे में रेगुलरली देखना चाहिए कि शायद ये ओबेसिटी के अलामात हों? हाँ जी, आप सही कह रही हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब तक हमारे पास 2-3 सालों तक बच्चों का ईपीआई शेड्यूल होता है, शेड्यूल वैक्सीनेशन का 5 सालों तक, तो नॉर्मली अच्छी हॉस्पिटल में ये प्रैक्टिस होती है कि बच्चों को जब इम्यूनाइज़ किया जाता है किसी भी डिज़ीज़ के अगेंस्ट, तो उनका वज़न भी किया जाता है। ये यहाँ पे एक अच्छा मौका होता है। सिर्फ वजन करके उसको कार्ड पर नहीं लिख देना चाहिए। हॉस्पिटल्स में स्टाफ को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए कि अगर आपको कोई भी बच्चा 5 साल की उम्र तक वेट में थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो आप पेरेंट्स को गाइड करें। दूसरा ये कि 1 ईयरली, वंस इन अ ईयर, हर बच्चे का, हर बंदे का एक मेडिकल रेगुलर चेकअप होते रहना चाहिए। इस चीज की हमारे पास प्रैक्टिस बहुत कम है, क्योंकि टू समहाउ बहुत से लोग अफोर्डेबल नहीं हैं, हॉस्पिटल बहुत महंगी हैं। लोग खाना पीना ही जो लोअर मिडिल क्लास है या उससे नीचे लोअर क्लास है, उन लोगों के लिए बहुत से इशू हैं। तो उनके नजदीक ये एक अयाशी है कि हम साल में एक दफा जाएं और इस लग्जरी को अफोर्ड करें और अपने सारे टेस्ट करवाएं। लेकिन मैं समझती हूँ कि जर्नली जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे रेगुलरली हाइट एंड वेट चेक होना चाहिए, और साल में एक दफा हाइट, वेट, शुगर, ये चीजें सारी चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि बच्चे भी प्री डायबिटिक पाए जाते हैं, जुवेनाइल डायबिटीज भी होता है, बच्चों में भी शुगर की अलामत आती हैं। पहले पाकिस्तान में ये ज्यादा नहीं होता था, लेकिन अब आस्ते आस्ते ये चीज भी आ रही है। इस चीजों का लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि जुवेनाइल डायबिटीज नाम की भी कोई चीज है, कि 5 साल का बच्चा भी शुगर का मरीज हो सकता है। पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि हमारा बच्चा कितनी ड्रिंक्स ले रहा है, या कभी कभी माएँ बच्चों को सिंपल दूध के फीडर में इतनी चीनी डाल के पी लेती है कि वो शौक से पी लेगा, और ऊपर से वो फैमिली में भी डायबिटिक होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ भी डायबिटिक होती है, तो वो बच्चा बहुत जल्दी इफेक्टेड हो जाता है। तो इस चीज का भी बहुत बड़ा रोल है कि रेगुलर चेकअप होना चाहिए, हाइट एंड वेट जी। चेक हो, इसके डॉक्टर समर, कार्ड्स मैं होने बस चाहिए। आपको आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। डॉक्टर समर, आपने कहा कि जी। मेडिकल चेकअप होना चाहिए और इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आप हमें ये बताएं कि अगर ओबेसिटी का इशू है तो एट व्हाट पॉइंट या एट व्हाट स्टेज जो है पेरेंट्स को डॉक्टर को या न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, या फिर आप कह रहे हो कि रेगुलर चेकअप ही हो एंड उसी में डायग्नोसिस हो या जो, अगर आप हमें देखिए, मैं समझती हूँ कि अगर वंस इन ईयर वाला रेगुलर चेकअप वाला फॉर्मूला होगा, तो उससे बहुत कम चांसेस है कि ये चीज ओवरलुक हो जाए।
मीन्स बच्चा फैट होता रहे और माँ बाप को पता ना चले। उनको अगर खुद पता नहीं चलेगा तो जहाँ चेकअप होगा वहां पता चल जाएगा। दूसरी बिल्कुल। बात ये कि वेस्ट लाइन जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। जब अवेयरनेस दी जाए तो इसमें ये बताया जाए कि पेरेंट्स बच्चों की वेस्ट लाइन पर नजर रखें कि बच्चे सेंट्रली एब्डोमेन से तो ओबीस नहीं हो रहे, ठीक है। और घर में भी बहुत से घर ऐसे होते हैं जहाँ पे पढ़े लिखे माँ बाप होते हैं जो अपने घर में भी वेट मशीन रखते हैं, तो उनको भी थोड़ा चेक होना चाहिए कि हमारे बच्चे की ये हाइट है तो इस हिसाब से इसका वजन ऐसा होना चाहिए। इस तरह के चार्ट्स स्कूल में भी लगे हुए होने चाहिए कि 4 फुट 10 इंच का बच्चा है तो उसका वजन कितना होना चाहिए, और कितना हो तो वो ज्यादा में काउंट होता है। और दूसरा जो हम प्रिवेंटिव मेजर्स की बात कर रहे थे, तो मैं समझती हूँ कि द बेस्ट प्रिवेंटिव मेजर इज टू इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी। माँ बाप कुछ भी ना करें, एक तो थोड़ा सा अनहेल्दी डाइट पर, जंक फूड पर कंट्रोल करें, मीठे पर कंट्रोल करें, बच्चों को पानी और हेल्दी खाना और सब्जियां ज्यादा खिलाएं। फिजिकल एक्टिविटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आई अगेन रिटेरिएट, मैं इस पे बहुत ज्यादा जोर दूंगी। स्कूल में भी अगर हो सके तो बजाय 30 35 40 मिनट के बच्चों को 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी करवानी चाहिए। सुबह की पीटी 10 मिनट के बजाय 20 मिनट करवानी चाहिए, क्योंकि आप ओबीस या मोटे या फैट उसी वक्त होते हैं जब आप खा ज्यादा रहे होते हैं और उतनी कैलोरीज को बर्न नहीं कर रहे होते हैं। बेसिकली ये एक्स्ट्रा कैलोरीज होती हैं जो हमारे अंदर फैट की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाती हैं, एंड देन फिर बहुत मुश्किल हो जाता है बगैर फिजिकल एक्टिविटी के उसको लूज करना। तो स्कूल में पेरेंट्स को, और फिर इवनिंग में, शाम में जब बच्चे पार्क्स वगैरह में जाते हैं, इसके रुझान को बढ़ाने में भी गवर्नमेंट का रोल है। गवर्नमेंट को पार्क सिस्टम पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, और जनरली ये कोशिश रखनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा, मतलब एक बच्चा कम से कम दिन में 1 घंटा प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी जरूर करे, जिसमें उसका थोड़ा हार्ट रेट बढ़े, उसको थोड़ा पसीना आए, वो थके, थोड़ा टायर्ड हो, तो फिर आप कह सकते हैं कि उसने अपनी कैलोरीज बर्न की हैं। तो ये एक प्रिवेंटिव मेजर है जो कि थ्रू आउट लाइफ, क्योंकि वन डे इट्स नॉट अ वन डे टास्क, शुरू से ही बच्चों में इस आदत को इनकलकेट करना चाहिए कि यू हैव टू प्ले, यू हैव टू मूव। आपने बैठना नहीं है, आपने खाना खा के भी वॉक करनी है, आपने चलना फिरना है, अपने छोटे मोटे काम खुद करने, वॉक को प्रेफर करना है। बाईसाइकिल, गाड़ी, मोटरसाइकिल, इससे ज्यादा चलने फिरने को प्रेफर करना है। आप देखें, आपको गांव के एरिया में ओबेसिटी जनरली थोड़ी कम नजर आएगी, क्योंकि वहां पे एक तो लोग चलते ज्यादा है, वहां पे इतना ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, रोड रास्ते इस तरीके के नहीं बने होते कि वो सारा दिन गाड़ियों में सफर कर सके, तो जनरली वो पैदल ज्यादा चलते हैं और फिर खेती बाड़ी का काम करते हैं। दैट्स अगेन अ वेरी गुड एक्सरसाइज, उसमें उनका पसीना इतना निकलता है कि कैलोरी डिपॉजिट ही नहीं होती। दूसरा, गांव वाले जो रूरल एरियाज हैं वहां पे जंक फूड, ये चीज और बर्गर और पिज्जा और चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स, इन चीजों का रुझान कम है। वहां पे देसी और हेल्दी खाना है, चावल की रोटी, मकई की रोटी, साग, सालन, सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल्स, लस्सी हो गई, मक्खन हो गया, देसी घी हो गया। तो हेल्दी खाना और उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी, तो दैट इज द बेस्ट प्रिवेंटिव मेजर। अपने बच्चों को शुरू से ही इस सिस्टम पे ही मूव करवाना चाहिए, उनमें ये आदत डालनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर समर, आपने काफ़ी डिटेल और से बताया, कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा बताया कि कैसे क्या-क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हम यूज़ कर सकते हैं, व्हिच आर वेरी हेल्पफुल। बस इसी के साथ हम अपनी इस एपिसोड के इख्तिताम पर आप पहुँचे। डॉक्टर समर, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन ये एंड करने से पहले बस मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एज़ अ डॉक्टर, और आप जो हैं न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो आपके पास आप हमें ये बताएँ कि सबसे ज़्यादा क्या एक हिंड्रेंस आती है कि जैसे सोसाइटी में, जैसे आपने बात की थी, अवेयरनेस नहीं है, पेरेंट्स को इतनी नॉलेज नहीं है और इतना मेडिकल चेकअप के लिए भी नहीं जाते। तो आप हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि और क्या-क्या मसाइल दरपेश आते हैं इसको टैकल करने में, टीनेज ओबेसिटी को? मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ा मसला यह है कि लोग इस इशू को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लोग समझते हैं कि खैर है, कोई बात नहीं, वजन बढ़ गया तो क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है, ये बात समझने की है, ये बात थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की है कि अगर आप हेल्दी हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं, सेहत से बढ़कर तो कोई चीज नहीं ना। और जब लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी कि वजन सिर्फ शीशे में देखने या ब्यूटी या कॉस्मेटिक मसला नहीं है, वो बेसिकली आपकी सेहत है और आपकी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है, तो फिर दे विल डेफिनेटली वर्क हार्ड। और क्योर इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैं समझती हूँ कि शुरू से ही इस चीज को प्रिवेंट करना ज्यादा जरूरी है।
क्योंकि वंस अगर आपकी बॉडी का मैकेनिज्म ओबेसिटी की तरफ चला जाता है तो फिर डबल एंड एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है उस एक्स्ट्रा पाउंड्स को शेड करने के लिए। तो बिल्कुल मैं समझती हूँ बिल्कुल आपने सबसे सही बड़ी कहा। हिंड्रेंस अवेयरनेस ही है। सही, बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर समर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे यू साथ आर इतने वेलकम। अहम मौजू पर बात करने के लिए। आई एम श्योर हमारे जो लिसनर्स हैं वो इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट करेंगे। और जरूर ये टॉपिक भी ऐसा है कि जिसके बारे में इतने इतने ज्यादा लोगों को ना अवेयरनेस है, ना ही लोग जो है इसके बारे में बात करते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि फॉर ग्रांटेड लेते हैं इस चीज को। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम, थैंक यू।